ऋषि प्रवर्तक कौन है, उनका आधार ग्रंथ क्या है और उन्हें किन किन अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये सब हमने देखा था। और फिर मुख्यतः कल मैंने आप लोग को बताया था कि वैशेषिक जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे षट दर्शन है वो दो दो का पेयर है। ठीक है, जैसे कि सांख्य के साथ क्या है, योग है, न्याय के साथ वैशेषिक है और मीमांसा के साथ वेदांत है। ठीक है, तो दो दो दर्शन मिल करके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट एक मतलब क्या कहना चाहिए कि उनकी फिलॉसफी बनती है। ठीक है, मतलब कि उनका जो जब दोनों को मिलाते हैं तब हम उस दर्शन के विषय में कंप्लीटली समझ पाते हैं। तो वैसा ही हमारा न्याय और वैशेषिक दर्शन है। तो न्याय में क्या है कि न्याय को मैंने आप लोग को बताया था कि वो प्रमाण शास्त्र है। ठीक है, उसमें मुख्यतः प्रमाण के विषय में विशद चर्चा मिलती है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस की क्लासेस देखी हैं तो उनमें पता चलता है कि 4 तरह के प्रमाण हैं और प्रमाण का वहाँ पे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है कि उनके अंदर क्या है, अलग-अलग तरह के उसके सब डिविजन्स हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है वैशेषिक दर्शन जो है वो क्या है, पदार्थ शास्त्र इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो हमारे 7 पदार्थ यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये जो 7 पदार्थ हैं इनके विषय में विस्तृत चर्चा यहाँ पे मिलती है। इनके सब डिविजन्स क्या है, इनमें अलग इनके गुण क्या है, इनके विषय में यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा मिलती है। इसलिए वैशेषिक दर्शन को क्या कहा जाता है, पदार्थ शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इनके विषय में हमने देखा था द्रव्य के विषय में कि द्रव्य कितने प्रकार के द्रव्य हैं, उनमें कौन चेतन है कौन अचेतन है। उनके गुणों के विषय में भी हमने देख लिया था कि द्रव्य के गुण क्या क्या हैं। फिर हमने गुण के फिर आपका दूसरा जो पदार्थ आता है, पहला पदार्थ था द्रव्य, दूसरा पदार्थ था गुण। ठीक है, तो गुण यहाँ पे कितने हैं, कितने गुण बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन में? 9। 9। और कोई गुण कितने बताए हैं? 9। 9 वहां पे द्रव्य है, 24 गुण है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में द्रव्य जो है वो 9 है और गुण कितने हैं, 24 हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रीवियस हमने ये जो द्रव्य है वो द्रव्य 9 तरह के द्रव्य यहाँ पे बताए गए हैं और गुण यहाँ पे 24 तरह के गुण बताए हैं। इनके बारे में कल हमने डिटेल में देखा था कि क्या क्या गुण है और उनकी क्या क्या मतलब है। ठीक है, उनका अर्थ क्या है, ये 24 गुण के विषय में हमने कल देख लिया था। चलिए, तो नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं कर्म। ठीक है, आपका तीसरा पदार्थ क्या आता है, पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा पदार्थ है गुण। इन दोनों के विषय में कल हमने विस्तृत चर्चा देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म आप जो पदार्थों में तीसरा पदार्थ कर्म माना गया है। कर्म यहाँ पे कितने तरह के कर्म बताए गए हैं, 5 तरह के कर्म बताए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो उत्प्रेषण, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है, ये 5 तरह के जो कर्म है इनके विषय में पूछा गया है कि इनको सीक्वेंस में जमाइए या इनका मतलब क्या है, इस विषय में पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जो वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत 5 तरह के कर्म यहाँ पे बताए जाते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है, तो उत्क्षेपण का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। ठीक है, जो भी चीज ऊपर जाती है, जैसे कि हम फेंकते हैं कुछ पत्थर वगैरह तो ऊपर जाती है। ठीक है, धुआं जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये क्या है, उत्क्षेपण है। ठीक है, जो भी कार्य हम करते हैं या फिर कर्म में जो ऊपर की तरफ हमें ले जाता है। ठीक है, जैसे धुआं है या जैसे हम चलते हैं, दिशाएं जो है या हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो ऊपर की तरफ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षेपण कहते हैं। ठीक है, अवक्षेपण यानी कि क्या है, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, जैसे कि नीचे की तरफ जिसका बहाव होता है या नीचे की तरफ जिसका जो नीचे की तरफ गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है,
उसी तरह से आपका क्या है आकुंचन, आकुंचन यानी कि सिकुड़ना, कोई भी पदार्थ जो सिकुड़ता है, ठीक है, यानी कि जिसमें आकुंचन होता है, सिकुड़न होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आकुंचन कहते हैं, ठीक है। प्रसारण यानी कि प्रसार होना, फैलना, जैसे बोला जाता है कि यूनिवर्स जो है हमारा वो क्या है, हम ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है, ठीक है, तो ये प्रसारण। उसके बाद गमन यानी कि चलना, नॉर्मली जो हम चलते हैं समतल भूमि पर, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। उत्क्षेपण यानी कि ऊपर जाना, अवक्षेपण यानी कि नीचे आना, नीचे जाना, नीचे की तरफ बहाव होना, आकुंचन यानी कि सिकुड़ना, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है उससे उसमें आकुंचन होना, सिकुड़ना। उसके बाद क्या है, प्रसारण यानी कि प्रसार होना, ठीक है, फैलना, यहाँ पे नीचे भी प्रसारण ही लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे फैलना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, गमन यानी कि चलना, चलना जो है वो क्या है, गमन, जैसे कि हम नॉर्मली जो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, क्लियर है? यस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, जो चौथा आपका द्रव्य है वो है सामान्य, ठीक है। हमने द्रव्य देखा, गुण देखा, पदार्थ कर्म देखा। अब नेक्स्ट जो आपका चौथा है वो है सामान्य, ठीक है। तो सामान्य के विषय में मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था कि सामान्य क्या होता है। सामान्य का मतलब होता है कि जैसे कि हर एक व्यक्ति में क्या होता है, एक सामान्य गुण होता है, ठीक है। मतलब अगर मनुष्य बोला जाए तो, मनुष्य बोला जाए तो आपके समझ में आता है कि मनुष्य के 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। हर मनुष्य का एक सामान्य, ये एक सामान्य उनका क्या है, गुण है कि उनके 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। आपको जब मनुष्य बोला जाए तो उनके लिए आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ता है, एक मनुष्य है जिसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है। इस तरह से हमें नहीं करना पड़ता। जैसे गाय बोला जाए तो गाय के विषय में अगर आपको बोला जाए तो गाय जैसे ही बोला जाता है, आपको उसके सामान्य गुण क्या होंगे कि गाय के 4 पैर होंगे, पूंछ होंगे, उनका सिंग होगा। इस तरह से आपको एक उनके सामान्य गुण के विषय में पता चल जाता है, ठीक है। कि शहर है तो शहर कैसा होगा, ठीक है, गांव है तो गांव कैसा होगा। ये क्या है, हर एक गांव का एक सामान्य गुण होता है कि वहां पे कच्ची सड़कें होंगी, ठीक है, घर जो है वो मतलब बहुत ज्यादा हाई फैसिलिटी उनमें नहीं होगी, जैसे नॉर्मल घर होगा। जब हम शहरों में जाते हैं तो उनमें जो फ्लोर होते हैं तो 2 3 4 फ्लोर वाले घर मिलेंगे आप लोग को, मतलब बिल्डिंग्स मिलेंगी। सड़कें उनकी ऐसी रहेंगी, पेड़ पौधे इस तरह से लगे हुए, अलग, मतलब कि जैसा ही आपको बोला जाता है उनके सामान्य गुण पता चल जाता है कि हाँ, शहर है तो वहां पे ट्रैफिक होगा, गांव है तो ट्रैफिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सामान्य गुण जो हर एक नॉर्मल जो समकक्ष जो वस्तुओं में होती है, जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य का सामान्य गुण होगा, ठीक है, कोई पशु पक्षी है तो उनका सामान्य गुण होगा, कोई स्थान है, एक ही तरह का स्थान है तो उनका सामान्य गुण होगा। तो वो क्या होता है कि अगर हम उनके कहने पर उनके जो सामान्य गुण का क्या हो जाता है, हमारे सामने एक चित्रण आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में क्या है, मुख्यतः 3 तरह के सामान्य गुण बताए गए हैं। पहला क्या है, पर, ठीक है, यहाँ पे पर बताया गया है कि जो सर्वाधिक व्यापक है, जैसे सत्ता, ठीक है, सत्ता अगर आपको कहा जाता है तो आपको समझ में आता है कि सत्ता कैसा होगा, ठीक है, जो सर्वाधिक व्यापक है। अगर हम लोग इसे नॉर्मली भी अपने इस भौतिक जगत में देखें तो सत्ता जैसे है कि अभी किसकी सत्ता बैठी हुई है, तो बीजेपी की, ठीक है, तो वो क्या है, सर्वव्यापक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी है, मतलब पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा बीजेपी है, इस वजह से ऊपर जो सत्ता बनी है वो क्या है, बीजेपी की बनी है, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसको यौगिक उसमें देखें तो क्या है, सत्ता मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है, ठीक है, तो वो क्या है, सर्वाधिक व्यापक है। तो आपने इतना सुना है उनके विषय में कि सत्ता अगर आपको कहा जाए तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ वो कैसा होगा। जैसे ईश्वर आपको कहा जाए तो पता चलता है कि वो क्या है, क्लेश कर्म आदि से रहित है, ठीक है, गुरुओं का भी गुरु है और सभी इस सृष्टि का जो रचना कार है, ठीक है, इस सृष्टि के
इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। ठीक है, सभी हर जीव जंतु हर कर कण में कौन है? ईश्वर का वास है। इस तरह से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, जो क्या है? सर्वाधिक सर्वव्यापक है, मतलब कि सभी जगह जिसका जो व्याप्त है वो क्या है? सत्ता है। ठीक है, मतलब कि वो पर समान पर कहा जाता है। सामान्य में 3 है, जिसमें से पहला क्या है? पर, मतलब कि जो सर्वाधिक व्यापक है, सभी जगह जो व्याप्त है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल भी देखे लिया गया है सत्ता, यानी कि सत्ता जो है या फिर ईश्वर बोला जाए तो ईश्वर को कहा जाता है कि हर जगह व्याप्त है। ठीक है, फिर उसी तरह इसमें नेक्स्ट लिया जाता है अपर। ठीक है, जो सबसे कम व्यापक है, जिसका दायरा जो है एक तरह से इसको दायरे से लिया जा रहा है। सामान्य का दायरा क्या है? पर सामान्य का दायरा क्या है? सबसे व्यापक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और अपर सामान्य का जो व्यापकता है या उसकी जो फैलाव है, उसका जो दायरा है वो क्या है? छोटा है, सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे कम है। जैसे घटत्व, घटत्व का मतलब यहाँ पे, घटत्व का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? घटत्व का मतलब क्या हुआ? एक इंडिविजुअल बॉडी। हाँ, इंडिविजुअल बॉडी। ठीक है, जैसे कि हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है वो क्या है? एक घट है। घट, आप जब हठ योग हम पढ़ेंगे तो वहां पे घेरण संहिता में आता है कि इसे घटस्थ योग कहा जाता है। हमारे शरीर को क्या कहा जाता है? घट कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो क्या है? सबसे कम व्यापक है। मतलब कि हमारा जो शरीर है, देखिए इसमें 2 पैर 2 हाथ इतने ही है, इससे ज्यादा इसमें कोई व्यापकता नहीं है, या इससे ज्यादा इसमें कोई फैलाव आ भी नहीं सकता। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो इतना ही होगा, और आगे भी जब तक हम रहेंगे तब तक इतना ही रहेगा। या फिर एक इंडिविजुअल सेल्फ जिसे हम कहते हैं, सेल्फ, और सत्ता क्या है? यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल है, और जो घटस्थ क्या है? वो इंडिविजुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो सामान्य का भेद क्या है? अपर, जो सबसे कम व्यापक है। ठीक है, और तीसरा क्या है? परापर, मतलब कि पर और अपर दोनों है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? पर को जैसे हमने कहा कि सबसे जिसका व्यापकता है वो सबसे अधिक है, और अपर की व्यापकता सबसे कम है। तो परापर मतलब क्या हुआ? इन दोनों के मध्य में। ठीक है, पर और अपर के बीच में जिसकी व्यापकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्रव्यत्व लिया गया है ना? तो द्रव्यत्व में हमने द्रव पढ़ा था कल, द्रव्य 9 तरह के द्रव्य पढ़े थे। 9 तरह के द्रव्य क्या क्या थे? याद है क्या आप लोग को? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ये 5 हमारे जो पंच महाभूत होते हैं। उसके बाद 4 और होता है काल, दिक, काल, मन और आत्मा। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि आकाश जो है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, जल है। ठीक है, अग्नि है, उसके बाद मन है, काल है, और दिशाएं हैं, और क्या है? आत्मा है। तो ये सब क्या है? पर और अपर के बीच में है। ठीक है, इसे हम घट की तरह, आत्मा है, मन है, दिख है, काल है, इसे घट की तरह हम या इंडिविजुअल सेल्फ की तरह हम नहीं कह सकते, क्योंकि घट जो है, सॉरी, जो काल है, मन है, दिख है, आत्मा है, वो क्या है? सभी घट में निवास करता है, मतलब कि सभी इंडिविजुअल सेल्फ के लिए वो है। ठीक है, दिख है, दिशाएं हैं, तो वो सभी इंडिविजुअल सेल्फ के लिए है। और वैसे ही काल है तो वो भी सभी के लिए है। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? सत्ता से, सत्ता जो है वो इन सब से परे है। ठीक है, जो सत्ता है वो द्रव्यत्व से परे है, मतलब कि यहाँ पे द्रव्य नहीं है। सत्ता के पास, सत्ता को हम काल से नहीं देख सकते। जैसे कि आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ईश्वर के विषय में आप लोग को बताया गया होगा कि कालेना अवच्छेदात, ऐसा वहां पे एक वर्ड आता है, मतलब कि ये काल का भी क्या है? काल से परे है। ठीक है, मतलब कि इन्हें हम या ईश्वर को हम काल से बांध नहीं सकते कि ये इस काल के हैं। जैसे कि हमारा, हम बोल सकते हैं कि हमारा जन्म जो है 2000 में हुआ है, तो 2000 से जब हमारी मृत्यु होगी तो ये हमारा क्या है? एक कालखंड हो गया। ठीक है, लेकिन हम सत्ता को या ईश्वर को इस तरह से कालखंड में नहीं बांट सकते। तो ये मन है, दिशाएं हैं, आत्मा है, इन सब से ये क्या है? सत्ता जो है वो परे है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? द्रव्यत्व जो है वो सत्ता से छोटा है, और घटत्व से क्या है? बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? परापर कहा गया है। ठीक है, समझ में आया क्या? सामान्य। यस।
नेक्स्ट फिर इसी में सामान्य का विशेष गुण भी यहाँ पे बताया जाता है कि सामान्य का विशेष गुण क्या है। तो विशेष गुण के विषय में यहाँ पे कहा जाता है हर एक वस्तु का सामान्य गुण, जैसे कि हमने देखा मनुष्य है तो उसका सामान्य गुण होगा 2 पैर है 2 हाथ है, ठीक है। लेकिन हर एक मनुष्य कहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जैसी हूँ वैसे आप होंगे, ठीक है। मतलब कि हम लोगों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, इसी वजह से हमारा कुछ अलग अलग गुण होता है, ठीक है। कुछ विशेष गुण हर किसी के अंदर निहित होता है, जैसे कि मेरे अंदर कुछ अलग गुण होगा, आपके अंदर कुछ अलग गुण होगा, जिस वजह से हम दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। उसी तरह से सृष्टि के हर एक चीज में, हर एक वस्तु में कुछ विशेष गुण होता है जो उसे उसी तरह के दूसरे वस्तु से क्या करता है, भिन्न बनाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेष गुण कहते हैं उसका। जैसे कि हर एक मनुष्य के अंदर उसका विशेष गुण होगा, ठीक है। उसकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो सकती है, किसी के अंदर ज्यादा बुद्धि हो सकती है, किसी के अंदर कम बुद्धि हो सकती है। कोई आर्ट में अच्छा हो सकता है, कोई डांस में अच्छा हो सकता है, कोई गाने में अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, हर एक व्यक्ति का विशेष गुण होता है, ठीक है। वैसे ही हम सामान, कोई भी वस्तु, किसी भी तरह की वस्तु हम देख रहे हैं आपके सामने जो भी वस्तु रखी होंगी, तो एक स्टडी टेबल है, एक बेड है, ठीक है, एक टेबल है, एक चेयर है, तो उन सब की अपने अपने एक क्या है, विशेष गुण है, ठीक है। सभी सामान रखने की ही चीज है, एक तरह से हम देखा जाए तो बेड भी सामान रखने की चीज है, या बेड में भी हम रहते हैं, चेयर में भी हम बैठते हैं, ठीक है। चेयर का भी हम यूज करते हैं, टेबल का भी यूज करते हैं। लेकिन हर एक वस्तु का एक विशेष गुण है, कुछ उसमें उसकी एक अलग विशेषता है, जिस वजह से वो अन्य वस्तुओं से क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण, एक ही तरह के व्यक्ति में या एक ही तरह के जो वस्तु है उनमें सामान्य गुण होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम जंतुओं में देखें, जो जानवर हैं उनमें देखें तो सभी के 4 पैर हैं, ठीक है। सभी जानवर जो होते हैं मोस्टली उनके क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। लेकिन हर एक जानवर को हम 4 पैर है इसलिए सभी को शेर नहीं कहते हैं, या सभी को हम गाय नहीं कहते हैं, ठीक है। उनमें उनका एक विशेष गुण होता है, जैसे कि शेर है वो क्या करता है कि जंगल में रहता है और मांसाहारी है। गाय जो है वो पालतू जानवर है और वो क्या करता है, दूध देता है, ठीक है। तो इस तरह के हर एक वस्तु में या हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी में क्या है, उसका सामान्य गुण के साथ साथ उसका एक विशेष गुण भी निहित होता है, जो उसे अन्य वस्तुओं से क्या करता है, भिन्न बनाता है, ठीक है। चलिए, उसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है, इसमें जो छठवां गुण है उसे हम सामान्य कहते हैं, ठीक है। सामान्य गुण इसे कहा जाता है। तो समवाय कहा जाता है, सॉरी। तो समवाय मतलब कि एक तरह से हम इसको सत्कार्यवाद जैसा हम पढ़ते हैं, ठीक है। कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत के विषय में पता है आप लोग को, हाँ। क्या है कार्य कारण सिद्धांत? कार्य में ही कारण, कार्य का कारण होता है, क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कार्य में ही कारण का होना। हाँ, कार्य में ही कारण का होना, या फिर हर कार्य के पीछे उसका एक कारण निहित होना, ठीक है। जब तक कारण नहीं रहेगा तो वो कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इस तरह से हमने सत्कार्यवाद में उसके 5 युक्तियां भी हमने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह से समवाय को भी हम इसी के समकक्ष मान सकते हैं, ठीक है। समवाय में देखिए क्या लिखा है, एक ऐसा संबंध जिसमें यदि 2 वस्तुओं में से एक को अलग कर दिया जाए तो उसमें से एक वस्तु भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि 2 वस्तु हैं, उनमें से अगर हम एक वस्तु को क्या कर दें, निकाल दें, तो दूसरी वस्तु भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, स्वेटर में ऊन को अलग कर दे तो स्वेटर भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको कार्य कारण ही समझ सकते हैं। स्वेटर जो है वो क्या है, स्वेटर को हम क्या कह सकते हैं, कार्य। हाँ, कार्य, ठीक है। स्वेटर हमारा क्या है, कार्य है। और उसका कारण क्या है, स्वेटर बना किससे है, तो ऊन से बना हुआ है, ठीक है।
तो उसका कारण क्या है? ऊन है, मतलब कि ये क्या है, ऊन जो है वो उसका कारण है। तो अगर हम ऊन को निकाल देते हैं, मतलब कि कारण को निकाल देते हैं, तो क्या होता है, उसका कार्य भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम ऊन यानी कि उसका कारण को निकाल देते हैं तो उसमें जो कार्य रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जैसे हम घट में देखें, घड़ा में, तो घड़ा का कारण क्या है? मिट्टी है। ठीक है, अगर हम उसकी मिट्टी को निकाल दें तो वो घड़ा भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसे समवाय कहा जाता है, जिसमें से यदि एक वस्तु को निकाल दिया जाए तो उसकी जो उससे बनी हुई जो दूसरी वस्तु है वो भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये ओके आपका मैम। छठवां पदार्थ है। और नेक्स्ट एंड लास्ट आपका इसमें आता है सातवां पदार्थ, जिसमें कि इसमें बताया जाता है अभाव के विषय में। ठीक है, तो अभाव क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह के अभाव का मतलब अगर हम नॉर्मली समझे जनरली, तो अभाव यानी कि उस वस्तु जो है उसका ना होना। ठीक है, किसी भी जगह में जैसे बोला जाता है कि किसी जगह में उस वस्तु का ना होना मतलब क्या है? उसका अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे अभाव दो तरह के बताए जाते हैं, संसर्गाभाव और दूसरा है अन्योन्य भाव अभाव। ठीक है, पहला क्या है? संसर्गाभाव और दूसरा है अन्योन्य अभाव। तो संसर्गा भाव मतलब क्या हुआ? जब एक ही वस्तु में किसी अन्य गुण का अभाव हो। ठीक है, जैसे कोई एक वस्तु है उसमें अन्य गुण का अभाव है, जैसे आपके पास क्या है? गुलाब जामुन रखा हुआ है, उसमें अगर उसमें किस वस्तु का अभाव है? गुलाब जामुन क्या है? मीठा होता है। ठीक है, स्वीट होता है, मीठा होता है, तो इसमें नमक का अभाव है। ठीक है, नमक जो सॉल्ट है, या फिर इसमें मधुर रस है तो इसमें जो लवण रस का अभाव है, तो इसे हम इस तरह के अभाव को हम क्या कहते हैं? संसर्गा भाव कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु में अगर दूसरी वस्तु का अभाव होता है, एक ही वस्तु में अगर किसी दूसरी वस्तु का अभाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संसर्गा भाव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, आग में शीतलता का अभाव, क्योंकि आग क्या होता है? उष्ण होता है, आग में क्या होता है? दाहकता होती है। वहां पे क्या है? शीतलता का अभाव, जब उसमें शीत जो वस्तु है या शीत गुण है उसका अभाव जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संसर्गा भाव कहते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु में जब किसी अन्य वस्तु या अन्य गुण, जैसे कि हमने 24 गुण पढ़े थे। ठीक है, 24 गुण में से क्या है? एक कोई भी गुण ले लीजिए, जैसे कि वहां पे गुण था गुरुत्व। ठीक है, गुरुत्व यानी कि क्या होता है? गुरुत्व मतलब भारी। ठीक है, यहाँ पे गुरुत्व का मतलब क्या है? भारी है। तो जैसे हमने रुई ली है, ठीक है, रुई कैसी होती है? हल्की होती है ना? यहाँ पे ये कैसा होता है? ये लघु होता है, हल्का होता है। इसमें क्या है? गुरुत्व गुण का अभाव है। ठीक है, इसमें जो गुरुत्व गुण का अभाव है, तो इसी एक ही वस्तु में क्या है? इसमें लघुता है या फिर हल्कापन है, तो इसके जो दूसरा गुण क्या है हमारा? गुरुत्व, उस गुण का अभाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक ही वस्तु में जब किसी अन्य वस्तु या अन्य गुण का अभाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संसर्गा भाव कहते हैं। संसर्गाभाव। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या है? अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव में क्या है? किसी वस्तु में अन्य वस्तु का अभाव, जैसे सूर्य में चंद्रमा का अभाव। ये कहा है सूर्य में चंद्रमा का अभाव, मतलब किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का अभाव। जैसे कि हम बोलेंगे कि गाय में जो है गाय में बैल का अभाव। ठीक है, मतलब कि एक ही वस्तु में किसी दूसरी वस्तु में एक कोई वस्तु है उसमें किसी अन्य वस्तु का अभाव। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संसर्गा भाव बोलेंगे। जैसे कि गाय में बैल का अभाव, मनुष्य में या फिर फीमेल में मेल का अभाव, इस तरह से जो होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अन्योन्या अभाव बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? मैम मतलब अन्योन्य भाव में सिर्फ वस्तु का अभाव होता है हाँ, और इसमें संसर्गाभाव में सिर्फ गुण गुणों आना का चाहिए अभाव। क्या? यस, संसर्गा भाव में क्या है आपका?
गुणों के एक ही वस्तु में अलग अलग गुण का अभाव होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे गुलाब जामुन में देखा, तो गुलाब जामुन में क्या है, मीठा गुण है, लेकिन उसमें किस गुण का अभाव है, अन्य जो गुण है, लवण है या फिर अम्ल है, इन सब गुणों का क्या है, अभाव है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, संसर्गाभाव। एक ही वस्तु में जब किसी अन्य गुण का अभाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संसर्गाभाव कहते हैं। जैसे कि हम मनुष्य हैं, ठीक है। मनुष्य के अंदर हमारा क्या हुआ कि किसी के अंदर सिंगिंग होगा, किसी के अंदर डांसिंग होगा, तो जिसके अंदर डांसिंग है उसके अंदर सिंगिंग का अभाव है, तो वो है संसर्गाभाव। लेकिन इसमें क्या है, वस्तुओं का अभाव। जैसे कि हर किसी में हर वस्तु नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मनुष्य में एक तरह से बोले तो हम मनुष्य जो है वो कैसे हैं, 2 पैर वाले हैं, ठीक है। तो उसमें 4 पैर वाले जो वस्तु हैं उनका अभाव, तो ये क्या होगा, अन्योन्याभाव, ठीक है। ओके मैम। ये आपके मुख्यतः इसमें पदार्थ के विषय में कहा जाता है। और यहाँ पे एक और अन्य जो आता है, सृष्टिवाद का सिद्धांत, ठीक है। ये भी सृष्टिवाद का सिद्धांत को मानता है, मतलब कि सृष्टि की रचना जो है ईश्वर से हुई है, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। इस तरह से ये भी जो है वैशेषिक दर्शन जो है वो भी सृष्टिवाद के सिद्धांत को मानता है, ठीक है। बाकी जो हमने देखा था आपका जो सांख्य दर्शन था, वो इस तरह से सृष्टिवाद के सिद्धांत को नहीं मानता है, मतलब कि वो ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा वो नहीं मानता है, ठीक है। वो मानता है कि पुरुष और प्रकृति के द्वारा जो 2 तत्व हैं, उनके द्वारा क्या हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा उसमें माना जाता है, ठीक है। उनके द्वारा उनमें स्पंदन हुआ, फिर स्पंदन के बाद महत और अहंकार, इस तरह से बनता गया हमारी सृष्टि की रचना। लेकिन यहाँ पे भी सृष्टिवाद के सिद्धांत को यहाँ पे माना जाता है वैशेषिक दर्शन में, कि वो ईश्वर के द्वारा क्या हुआ है, पूरे सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। ये भी इसका एक मुख्य सिद्धांत है। बट इसमें मुख्य जो है वो 7 पदार्थ के विषय में पूछा जाता है, जिनके अंदर क्या क्या चीजें हैं उन सब के विषय में भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे द्रव्य है, तो द्रव्य में कौन कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, इस तरह से उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और समवाय अभाव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है वैशेषिक दर्शन? हाँ, ठीक है।